हेलो दोस्तों, मेरा नाम मृत्युंजय कुमार झा है और मैं पीजी डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी पटना यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आप लोगों को के समक्ष जियोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये मेनली इकोनॉमिक जियोलॉजी का पार्ट है और कहलाता है सुपरजीन सल्फाइड एनरिचमेंट। सल्फाइड ओर्स के बनने के लिए जैसे चाल्कोपाइराइट, चाल्कोसाइट, ये सभी के बनने के लिए ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम समझने जा रहे हैं कि कैसे ये प्रोसेस आगे फॉलो करता है और क्या-क्या इसमें टेक्निक्स होते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन से रिलेटेड ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, देन सल्फाइड्स फॉर्म करते हैं और फिर सबसे ऊपर गोशान फॉर्म करता है और ये सारे अलग-अलग जोन में क्रिएट होते हैं। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस। तो एक तो ये जान लें आप कि there are plethora of items available online. So I'm not making my own item. I'm taking the help of some slides available on the slides here. So this one is the slide. On the slides here, uploaded by this geology department faculty of science, Tanta University, and this one is Professor Dr. H. Z. Haraj presentation in 2015. And also you can find a very good article on Wikipedia about supergene geology. You will search supergene bracket geology. Here you will learn the supergene sulfide enrichment, uh, information about supergene sulfide enrichment. See, these are different zones: Gaussian cap, leach zone, oxidized zone, water table, enriched zone, and primary zone. So, if you see the transverse section of this area, the first you will find Gaussian, और उसके बाद हम लोग देखते हैं लीस्ट जोन, देन ऑक्सीडाइज जोन, क्योंकि ये वाटर टेबल से ऊपर है और द पोर स्पेसेज आर कंटेनिंग सम ऑक्सीजन. That's why this is oxidized zone and forming several oxides. Then this one is enriched zone, this one is primary zone. तो ये सारे अवेलेबल आइटम्स हैं, आप इसको देख सकते हैं और यहाँ आपको ब्रिटानिया के वेबसाइट पर ब्रिटानिका के वेबसाइट पर भी आपको सुपरजीन सल्फाइड एनरिचमेंट के बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मिलता है. सी, supergene sulfide enrichment, also called secondary enrichment in geology, uh, states about the natural upgrading of buried sulfide deposits by the secondary or subsequent deposit of metals that are dissolved as sulfates in water percolating through the oxidized mineral zone near the surface. तो चूंकि ये बहुत सारा बात ऐसा है जो कि आपको सीधे समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इसको सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ कि जैसे कुछ सल्फाइड्स और एलिमेंट्स और कैटायंस एनायंस जो भी है आयंस, वो कुछ वाटर सॉल्युबल होता है. ठीक, तो वाटर सॉल्युबल आयंस वाटर में घुल करके वो लीच आउट हो जाता है, नीचे मतलब नीचे चला जाएगा, या फिर प्राइमरी ओर से वो वाटर सॉल्युबल एलिमेंट्स ऊपर आकर के जो एनरिचमेंट जोन होता है उसमें वो पहुंच जाता है. तो इस वजह से सुपरजीन सल्फाइड एनरिचमेंट का फॉर्मेशन होता है. मैं सिंपली पहले इसको डिस्कस कर लेता हूँ. तो leaching of valuable elements from the upper parts of mineral deposits and their precipitation at depth to produce higher concentrations.
तो यहाँ क्या होता है कि ऊपर पार्ट एक वो पूरा जोन है जो कि सल्फर का और सल्फर कंटेनिंग एलिमेंट्स और सल्फाइड्स जैसे अलग अलग चीज का सल्फाइड्स हो सकता है। तो यहाँ देखिए एक जोन है वो टोटल, जिसमें सल्फाइड्स हो सकते हैं, पायराइट्स, स्फेलराइट, हेमीमोर्फाइट, स्मिसोनाइट, गैलेना, चैल्कोपायराइट, कोवेलाइट, बोर्नाइट एक्सेट्रा। तो ये सारे सल्फाइड्स जैसे यहाँ देखिए, इन दिस जोन सुपरजीन जोन metals are concentrated in a narrow band just below the water table. This is the richest part of an ore deposit. The most common minerals found in supergene zones are copper. For the copper, which type of ore we can see in a supergene sulfide enrichment zone? Chalcocite and bornite. Lead, supergene galena. Then nickel, violarite. Silver, acanthite or native silver. Zinc, supergene sphalerite and wardite. So these ores are sulfides, and it get enriched in that zone. The second definition by Gilbert and Park is given that supergene enrichment occurs when oxidizing acids dissolve metal ions from the proto. This is the ore body near at the bottom of the element or bottom of this zone, supergene zone, uh, because this is the unaltered part. At first, the total zone was the proto, but after the leaching process, the upper part converts into Gosan, then lower part below that oxidized zone were formed. See this one. तो पहले ये जो पूरा जोन था ये पूरा प्राइमरी जोन ही था, जैसे ये प्राइमरी जोन देख रहे हैं ना आप, प्रोटोड, ये पूरा प्रोटोड ही था। तो मान लो अगर 100 ppm है, ठीक है, एक प्रोटोड में 100 ppm का कंसंट्रेशन है, पार्ट्स पर मिलियन, तो किसी एलिमेंट्स का 100 ppm का कंसंट्रेशन है, ओके। तो ये पूरे एरिया में 100 ppm का कंसंट्रेशन भरा हुआ था, ठीक। जब वो ऊपर से पानी प्रेसिपिटेट होने लगा और एसिड कहो प्रेसिपिटेट होने लगा, तो क्या किया कि ऊपर वाला जो ओर था या सल्फाइड्स था उसको डिजोल्व करता चला गया, और डिजोल्व करते हुए उसको नीचे लेकर के वाटर टेबल तक मूव किया, और जैसे जैसे वो ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन फॉर्म किया तो सेवरल ऑक्साइड्स पहले डिपॉजिट हुआ, उसके बाद जब वाटर टेबल पर हिट किया और वाटर टेबल के नीचे गया तो क्या हुआ कि उसमें ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट नहीं रहा, अब वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में कन्वर्ट होने की वजह से जो अदर डिपॉजिट्स थे, अदर सल्फाइड्स थे, वो सभी डिपॉजिट हो गया। तो इस वजह से ये एनरिच जोन कहलाया। अब सोचो यहाँ से टोटल 100 ppm, ये 100 ppm 100 ppm करके यहाँ से पूरा बढ़ता हुआ आ गया, तो यहाँ तो बढ़ करके बहुत ज्यादा ये हो सकता है 1000 ppm हो जाए। तो ये जोन एक तरह से कंसंट्रेटेड जोन है, क्योंकि इसमें ऊपर से सारे मिनरल्स लीच होकर के आकर के जमा हो गए, ठीक। तो so and redeposited it in more reducing basic area water table. This results in an oxidized zone of top Gosan, a supergene zone beneath, and the hypogene protoore beneath that. What it means by supergene? तो ये एक बायोलॉजिकल टर्म है, एक ही जीन से निकला हुआ अलग मटेरियल,
तो चूंकि सारे पहले हाइपोजीन ही थे, लेकिन हाइपोजीन यानी प्रोटोड पहले पूरा में एक ही बॉडी था, लेकिन धीरे धीरे लीच आउट होने के चलते उसी बॉडी से एक सुपरजीन सल्फाइड एनरिचमेंट कोर का फॉर्मेशन हुआ, जहां पर मतलब सल्फाइड डिपॉजिट्स ज्यादा मात्रा में मिलने लगा, क्योंकि वो कंसंट्रेट हो गया वाटर के एक्शन के कारण। ओके, तो when ore deposits are exposed to the oxidation zone, they are weathered and altered with the country rocks. तो ऑक्सीडेशन जोन में पहले जो ओर बॉडी था वो टोटल, मैंने बताया कि प्रोटो ओर, तो पहले वो टोटल ओर बॉडी था। ओके, वो ओर बॉडी ऑक्सीडेशन जोन में और वाटर के रिएक्शन की वजह से वहां क्या हुआ, द सरफेस वाटर ऑक्सीडाइज मेनी ओर मिनरल्स एंड killed some solvents that dissolve other minerals। तो वो बहुत सारे सॉल्वेंट्स बनाया जो कि दूसरे मिनरल्स को भी अपने में डिजोल्व कर सका, और वो सॉल्वेंट्स और वो और मिनरल्स वो सारे नीचे जाकर के एंड और बॉडी thus becomes oxidized and generally leached off many of its valuable materials down to the groundwater table or to depth where oxidation cannot take place। तो वो सारे मटेरियल जो हुए वो लीच आउट होकर के नीचे ग्राउंड वाटर तक पहुंच गया, और ग्राउंड वाटर के नीचे तो ऑक्सीजन कम मात्रा में है, इसीलिए वहां रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट फॉर्म किया। तो जो सारे सल्फाइड्स यहाँ से वाटर अपने साथ लेकर गया था वो सारा वहां जाकर के जम गया, कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो गया। जितना पहले टोटल में मान लो 100 ppm था, तो वहां जाकर के 1000 ppm हो गया। तो इस वजह से वहां एनरिचमेंट हो गया, सल्फाइड का एनरिचमेंट हो गया। सुपर जीन मतलब वो सेम जीन से निकला लेकिन अलग तरीके से। ओके, as the cold dilute leaching solutions trickle downwards, they may lose a part of all of their metallic content within the zone of oxidation to give rise to oxidized ore deposits। और जहां हमारा जोन ऑफ एनरिचमेंट था उसके ऊपर तो जोन ऑफ ऑक्सीडेशन है वाटर टेबल के ऊपर, तो वहां पर भी वो बहुत सारा ऑक्सीडाइज्ड ओर डिपॉजिट्स जमा किया। If they penetrate the water table, their metallic content may be precipitated in form of secondary sulfides, called as zone of secondary or supergene sulfide enrichment। The lower unaffected part of the deposit is called primary or hypogene deposit। तो जहां तक वाटर टेबल का रिएक्शन नहीं जा सका या जहां तक डिपोजिशन नहीं हो पाया, वो पूरा एरिया जो एकदम और नीचे चला गया, वो क्या था, वो हाइपोजीन डिपॉजिट रह गया, या प्राइमरी कह सकते हो या प्रोटोर कह सकते हो। मतलब टोटल में पहले हाइपोजीन था, लेकिन धीरे धीरे कन्वर्शन के साथ हाइपोजीन से ही सुपरजीन का फॉर्मेशन हुआ। ये देखो, ये एक प्रोफाइल है जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोफाइल शो कर रहा है। Different zones can be identified at different depths. These are Gaussian cap. Gaussian is intensively oxidized, weathered, or decomposed rock, usually the upper and exposed part of an ore deposit or mineral vein। तो यहाँ क्या है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें तो सबसे ज्यादा रिएक्शन होगा, चूंकि ऊपर से बारिश का पानी भी आ रहा है, वो सभी लीच आउट करके, तो जो वाटर सोल्यूबल एलिमेंट्स हैं और वाटर सोल्यूबल मटेरियल्स हैं और मिनरल्स है, वो सभी इसके साथ बहते हुए नीचे चला जाएगा। और जो वाटर सोल्यूबल एलिमेंट्स और मिनरल्स नहीं हैं, सच एज लिमोनाइट और ये सारे एलिमेंट्स और मिनरल्स इसमें पायराइट, लिमोनाइट, ये सभी मिनरल्स इसमें ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। और चूंकि वाटर रिएक्शन कर रहा है तो वहाँ क्या होता है, वेसिकल्स टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, एक कॉम टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर जाएगा, पोरस टाइप का।
तो ये वो जो वेसिकल्स बहुत सारा वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, ये कहलाता है कैपिंग। जैसे हम लोग टोपी पहनते हैं ना माथे पर, तो ये पूरा जोन है, लेकिन ये इसका कैप है। तो ये गोसान की कैपिंग होती है। गोसान को हम कैसे पहचाने? लिमोनाइट, ग्वेथाइट, ये सारे मिनरल्स हमको गोसान में दिख रहा है, और वहाँ लीचिंग के प्रोसेस की वजह से वेसिकुलर टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। ट्रू और फॉल्स गोसान भी होता है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि गोसान एक पार्टिकुलर रॉक टाइप कहते हैं। एक मतलब ये एक एरिया हुआ, ओके, जहाँ पर कि हमको नीचे प्राइमरी सल्फाइड और सुपरजीन सल्फाइड एनरिचमेंट और ऑक्सीडाइड जोन में मिलने वाले सल्फर कंटेनिंग ऑक्साइड्स और एक्सेट्रा मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं, और वैल्यूएबल एलिमेंट्स से रिलेटेड ऑक्साइड्स मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो अगर हमको सरफेस में चल रहे हैं कहीं और हमको गोसान दिख रहा है, तो इसका मतलब कि there are chances that we can get other minerals or other economic ore deposits beneath the gosan. Okay. The second zone is least zone. The groundwater contains dissolved oxygen and carbon dioxide, and as it travels downwards, it leaches out the minerals in the rocks to form sulfuric acid and other solutions that continue moving downwards. Sulfuric acid. See, this one is acid. तो सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे मिलकर के बहुत सारे एसिड्स फॉर्म कर रहे हैं, और जो आयंस वगैरह है वो सभी को डिजोल्व कर ले रहा है। तो यहाँ जो आयंस पहले से प्रेजेंट था, ये सारे प्राइमरी थे, तो यहाँ जो सभी पहले से प्रेजेंट था वो सभी को लीच करते हुए वो नीचे लेकर चला गया। तो नीचे लेकर चले जाने की वजह से ये जो जोन बचा, इसमें वो सारे एलिमेंट्स कम मात्रा में प्रेजेंट हो गए। दैट्स व्हाई these zones are called as least zones. And then oxidized zone, the region above the water table in an ore deposit is known as oxidized zone, as it is the zone of oxidation of the primary ore mineral. और इसके ऊपर वाला जो जोन है वो उसमें मिनरल्स चूंकि यहाँ से भी लीच आउट हुए, और जो ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में जो मिनरल्स फॉर्म कर सकते हैं वो सारे मिनरल्स हमको इस पोजीशन में फॉर्म करते हुए मिलेंगे ऑक्सीडाइज जोन में। तो इस वजह से हम ऑक्सीडाइज जोन में एजोराइट एक्सेट्रा हमको मिल सकता है, जो ऑक्सीजन से रिलेटेड मिनरल्स हैं। जैसे ये देखो, हाँ, तो यहाँ ये देखो, चूंकि वेदरिंग हो रहा है, ऊपर वाटर सीपेज हुआ, आउट कैपिंग्स हुआ, और गुसान फॉर्म कर रहा है, आयरन हैट या कैपिंग, आयरन कैप, बहुत सारा नाम इसका होता है अलग अलग, लेकिन वो वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और इस वजह से वो इजीली पहचान में आ जाता है। उसके बाद देखो ये लिस्ट जोन हुआ, लिस्ट जोन से में मेनली कार्बोनेट्स मिलते हैं, जैसे मालाचाइट, एजोराइट, ये सारे लीस्ट जोन में मिलेंगे। और ये जो ऑक्सीडाइज जोन होता है, ऑक्सीडाइज जोन में मेनली ऑक्सीडाइज्ड कंसंट्रेटेड ओर्स मिलते हैं। यहाँ नेटिव ऑक्साइड्स सच एज क्यूपराइट, टेनोराइट, सिलिकेट्स सच एज क्रिसोकोला एक्सेट्रा कैन बी फॉर्म। उसके बाद फिर वाटर टेबल पकड़ा गया, तो वाटर टेबल के नीचे तो फिर ऑक्सीडाइज जोन बचेगा नहीं। अब वो एनवायरनमेंट हो गया रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। वाटर टेबल के ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट और वाटर टेबल के नीचे रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट हो गया। तो जस्ट वाटर टेबल के नीचे आने पर सुपरजीन सेकेंडरी सल्फाइड एनरिचमेंट जोन फॉर्म करता है। तो यहाँ हमको कौन कौन सा ओर मिलता है? तो सल्फाइड ओर मिलता है, जैसे चाल्कोसाइट, कोवेलाइट, चाल्कोपाइराइट एक्सेट्रा। एंड देन नीचे वाला जो ओर है प्राइमरी जोन, उसमें क्या क्या उसमें मिलता है? पाइराइट, चाल्कोपाइराइट, बोर्नाइट, स्केलराइट एक्सेट्रा। तो ये जो चाल्कोसाइट, कोवेलाइट एक्सेट्रा मिल रहा है, और नीचे प्रोटो ओर में हमको पाइराइट, चाल्कोपाइराइट, बोर्नाइट, स्केलराइट एक्सेट्रा मिल रहा है। तो ये दोनों में क्या अंतर है? जो पाइराइट है वो
रिएक्शन करके दूसरे मिनरल्स में कन्वर्ट हो रहा है। ये चाल्कोसाइट, कोबेलाइट एक्सेट्रा इसी मेन सल्फाइड ओर बॉडी से फॉर्म कर रहा है। जैसे देखते हैं, तो लिट जोन तो हम लोग समझ लिए थे। वाटर टेबल, एट द वाटर टेबल द एनवायरनमेंट चेंजेस फ्रॉम एन ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट टू ए रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि वाटर टेबल से ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वाटर टेबल से नीचे ऑक्सीजन कम मात्रा में या फिर बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट है, इसलिए इट इज रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। एनरिच जोन और सुपरजीन एनरिच जोन, it is the richest part of an ore deposit where metals are deposited by fluids percolating downwards from the oxidized zone and concentrating in a narrow reducing band just below the water table। तो वाटर टेबल के नीचे पहले ये वाटर टेबल था, वाटर टेबल के ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट था, उसके बाद फिर वो नीचे चला गया, तो नीचे जाने पर रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट हो गया। रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट के होने की वजह से वहां सल्फाइड्स और फॉर्म कर दिया, ठीक, कोवेलाइट वगैरह। और प्राइमरी जोन तो वही है जो कि अनअल्टर्ड प्राइमरी मिनरल्स कंटेन कर रहा है, जैसे पायराइट हो गया, स्क्लेराइट हो गया, चल्कोपायराइट हो गया, ये सारे प्राइमरी जोन में मिल रहे हैं हमको। तो इसके बाद what are the chemical changes involved? There are two main chemical changes within the zone of oxidation। तो zone of oxidation में जो main chemical change हो रहा है वो oxidation हो रहा है and solution of removal of valuable minerals and then transportation of in situ metallic minerals in oxidized compounds। तो एक तो वहाँ लीचिंग हो रहा है, प्रोसेस रिमूवल हो रहा है, और उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड्स में। मोस्ट मेटेलिक डिपॉजिट्स कंटेन पायराइट। तो यहाँ देखो कि मिनरल अल्टरेशन किस तरह से हो रहा है। तो प्राइमरी मिनरल्स जो है वो मेनली पायराइट है, स्फेलराइट है, गैलेना है, चैल्कोपायराइट है। लेकिन ये सारे जो मिनरल्स हैं, पायराइट, स्फेलराइट, गैलेना, चैल्कोपायराइट, ये कन्वर्ट होते हैं सेकेंडरी मिनरल्स में, सच एज पायराइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी मेलेंटेराइट। ओके, स्फेलराइट गिव्स minerals such as hemimorphite, smithsonite and manganese bearing willemite। ओके, और गैलेना से एंग्लेसाइट और सेडुसाइट फॉर्म करता है। चैल्कोपायराइट कन्वर्ट्स इनटू और अल्टर्स इनटू बोर्नाइट, कोबेलाइट एंड ब्रोचेनाइट। तो ये सारे मिनरल्स जो बन रहे हैं, बोर्नाइट, कोबेलाइट, ये सभी निकल रहा है चैल्कोपायराइट से, क्योंकि वो पूरा प्राइमरी ओर था, उससे बोर्नाइट, कोबेलाइट वगैरह बन रहा है। लेकिन जो सेकेंडरी सल्फाइड एनरिचमेंट जोन है उसमें ये जो अल्टरेशन वाले मिनरल्स है ना, वही ज्यादा मात्रा में रहेंगे, ये वाले नहीं। ये तो प्राइमरी मिनरल्स हैं, पायराइट, स्फेलराइट, गैलेना, चैल्कोपायराइट, ये सभी प्राइमरी मिनरल्स हैं, प्राइमरी सल्फाइड्स हैं। तो वो जो प्रोटो ओर था उसमें ये सारे मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगे, लेकिन ये वाटर और एसिड और आयंस एक्सचेंज या इलेक्ट्रोविनिंग प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस की वजह से अल्टर हो रहा है और कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट होकर के ये अदर अदर मिनरल्स को फॉर्म कर रहा है। तो जो सेकेंडरी सल्फाइड एनरिचमेंट जोन होगा उसमें ये जो अल्टरेशन के बाद मिनरल्स फॉर्म कर रहे हैं, सच एज मेलान्टेराइट, स्मिथसोनाइट, सेडुसाइट, एंग्लेसाइट, बोर्नाइट, कोबेलाइट एक्सेट्रा, वो सभी ज्यादा मात्रा में फॉर्म करेगा, ठीक है। What are the effects of oxidation and supergeniation? Then effects of oxidation on mineral deposits are profound. The minerals are altered and the structures is obliterated. You have seen that the sphalerite is changing into hemimorphite and chalcopyrite is changing into bornite, etc. So the metallic substances are leached or altered to new compounds which require different metallurgical treatment for their extraction, unlike that employed for the extraction of the unoxidized ore. The texture and type of deposits are obscured. What are the effects are therefore?
to render bottom and upper parts of many ore deposits to change mineral into more usable and less usable form. Supergene arrangement may add much where there was little. क्यों? क्योंकि पहले कम मात्रा में था, लेकिन कम कम मिलकर के बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो कम कम मिलकर के वो एनरिचमेंट जोन में बहुत ज्यादा बना दिया है। और ज्यादा बनाने के बाद हमको एक कंसंट्रेटेड ore मिलेगा, जिसको हमको निकालना इजी होगा। तो the linear parts of the vein may be made rich. Unworkable proto-ore may be enriched to the ore grade. और जो proto-ore था वो भी enriched होकर के उसका भी grade high हो सकता है। That is, many of the copper districts would not have come into existence except for the process of enrichment. Then deposit in the zone of supergene enrichment. In the supergene zone, metals are concentrated in a narrow band just below the water table. This is the richest part of an ore deposit. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी सल्फाइड मिनरल्स भी डिपॉजिट हो रहे हैं, और चूंकि पूरा लीज आउट होकर के उसके बाद जो सारे सल्फाइड्स हैं वो इस जोन में, सुपरजीन सल्फाइड एनरिचमेंट जोन में आकर के जमा हो जा रहा है। इस वजह से दिस इज द रिचेस्ट पार्ट ऑफ द ओर डिपॉजिट एंड द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन सुपरजीन जोन्स आर chalcocite, bornite related to copper, supergene galena, wielerite, acanthite, native silver, and supergene sphalerite, quartzite, etc., which is related to zinc. तो समझे पूरा प्रोसेस क्या हुआ। पहले सरफेस वाटर परकोलेट हो रहा है, वो क्या पीछे क्या छोड़ रहा है, वो सारे मिनरल और एलिमेंट जो कि पानी में डिजॉल्व नहीं हो सके, लिमोनाइट, ग्लेथाइट एक्सेट्रा, तो वो सारे डिपॉजिट नहीं हो सके और वो वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म किया, तो ऊपर में बना दिया गोसान। अब हम गोसान देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि नीचे सल्फाइड मिनरल्स हो सकता है। और सल्फाइड मिनरल्स नीचे कौन कौन सा होगा, तो पहले तो ऑक्सीडाइज जोन होगा, ऑक्सीडाइज जोन में अदर मिनरल्स मिलेंगे हमको, वो हमने बताया। तो ऑक्सीडाइज जोन में कौन कौन सा मिनरल मिल रहा था, ये क्यूपराइट, टेनोराइट, क्रिसोकोला एक्सेट्रा, तो ये सारे मिनरल्स हमको ऑक्सीडाइज जोन में मिले, क्योंकि वो भी थोड़ा सा एनरिच हो गया था लीच आउट होकर के। और फिर उसके बाद जो सेकेंडरी सल्फाइड एनरिचमेंट जोन था, उसमें जो सेकेंडरी सल्फाइड्स, देखो सेकेंडरी सल्फाइड एनरिचमेंट जोन या सुपरजीन सल्फाइड एनरिचमेंट जोन इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेकेंडरी सल्फाइड फॉर्म कर रहा है, सेकेंडरी सल्फाइड एनरिच हो रहा है, ना कि प्राइमरी सल्फाइड। तो जो चाल्कोसाइड, कोवेलाइट, ये सारे जो हैं ये सभी इसमें एनरिच हो रहा है। ये जो हम आपको बताए कि सेकेंडरी सल्फाइड्स फॉर्म कर रहा है, कौन कौन सा, तो ये सभी हेमिमोटाइट्स, मिक्सोनाइट, एंग्लेसाइट, सेलुसाइट, बोर्नाइट, कोवेलाइट, ब्रांचाइट, तो ये सारे हमको फॉर्म करते हुए उसमें डिपॉजिट हो गया। एंड देन प्रोटोर में हमको क्या मिलेगा, प्राइमरी सल्फाइड्स। तो supergene sulfide enrichment mainly surface water percolating down the outcrops of sulfide ore bodies oxidize many ore minerals and yield solvents that dissolve other minerals. Pyrite is almost ubiquitous in sulfide deposits. Mineral deposits containing sulfide minerals, especially copper sulfides, that are subjected to weathering and alteration, and then these sulfide minerals are oxidized at the surface and produce sulfuric acid, and then acidified rainwater then carries the copper as copper sulfate down to the water table. Below the water table, where sulfide minerals remain unoxidized, any iron sulfides grains present will react with the copper sulfate solution, putting iron into solution and precipitating the copper mineral. Okay. The net result is that copper is transferred from the oxidizing upper portion
of the deposit to that portion at the just below the water table, and enrichment of porphyry copper deposit in the southwestern United States, Mexico, Peru, and Chile are the important factors in making those deposits old. Lead, zinc, and sulfur deposits are um, also subject to supergene enrichment under conditions of weathering. So, also, a primary BIF may contain only 25 to 30% iron by weight, but when subjected to intense weathering, the supergene enrichment portions of the deposits can be enriched to as high as 65% iron, or BIF banded iron formation भी supergene sulfide enrichment की वजह से high percentage of iron show करता है. Some primary BIFs are now mined and beneficiated under the name taconite. But in essentially all of these deposits, mining actually commenced in the high-grade supergene enrichment zone. In all over world, there are Huela district in Spain, where pyritic deposits are found, and Ali, Nevada, in where porphyry copper deposits are found. Nihart, Montana, silver ores are found. Miami, Arizona, porphyry copper deposits are found, and Chanarcillo, Chile, where silver deposits are found, which is already exhausted. तो हम आप लोग समझ चुके हैं कि ये क्या होता है। मेनली आपको ये फिगर एक बनाना पड़ेगा, ये फिगर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे तो ये एक बार आप देख लीजिए कि कैसे ये कैप होता है, कैप तो पोरस स्ट्रक्चर है ना बहुत सारा यहाँ है ना, और चूंकि आयरन कैप फॉर्म करता है, आयरन इनसॉल्युबल हुआ तो उस वजह से ग्वेथाइट एक्सेट्रा फॉर्म किया, लिमोनाइट ग्वेथाइट वो सभी फॉर्म किया ऊपर में, तो आयरन कैप भी कहते हैं, आयरन हाइड कहते हैं, लिथियम में फॉर्म किया जोन ऑफ ऑक्सीडेशन में। देन ऑक्सीडाइज जोन में देखो कॉपर का मालाचाइट, एजोराइट, क्रिसोकोला ये सभी मिल रहा है, आयरन का ग्वेथाइट, हेमेटाइट, लेड का एंग्लोसाइट, सेलुसाइट, और जो सुपरजीन जोन है उसमें कॉपर का चाल्कोसाइट, वर्नाइट, लेड का सुपरजीन गैलेनॉन, निकल का वैलोराइट, सिल्वर का एकेनथाइट, जिंक का स्पलराइट, वर्जियाइट एक्सेट्रा, वो सभी इधर में सेकेंडरी एनरिचमेंट में मिल रहा है। देन फिगर ऑलमोस्ट सब जगह तुमको सेम ही मिलेगा। जहाँ ऊपर में गोसान मिला उसके बाद लीच जोन, देन ऑक्सीडाइज जोन, देन वाटर टेबल, देन एनरिचमेंट जोन एंड प्राइमरी जोन। ये फिगर एकदम कंठाग्र कर लो कि ये फिगर हमको बनाना ही बनाना है। अगर हमको सुपरजीन सल्फाइड एनरिचमेंट आता है तो हमको ये फिगर बनाना ही बनाना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी तरीके से बनाओ, इस डिजाइन में बनाओ, इस डिजाइन में बनाओ, सभी में सेम ही चीज होगा। ऊपर में गोसान, देन लीच जोन, then oxidized zone, then enrichment zone and then proto, सभी में लगभग सेम होगा। ये सारे कुछ चेंजेज इन्वॉल्व हैं तो वो सभी को दिखाया गया है। यहाँ भी देखो वही है, कॉपर कार्बोनेट, ऑक्साइड, सिलिकेट्स एक्सेट्रा, इधर चाल्कोसाइट, कोवेलाइट, बोनाइट, यहाँ चाल्कोपाइराइट, पाइराइट एक्सेट्रा, है ना। तो लगभग सभी में से सेम ही चीज रहेगा। ये एक जो इलेक्ट्रोविनिंग का प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है कि अर्थ के सेल्फ पोटेंशियल इफेक्ट के कारण से एनायंस और कैटायंस का आदान प्रदान होता है, और इसी वजह से जो एनरिचमेंट जोन वगैरह फॉर्म कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज जोन और एनरिचमेंट जोन फॉर्म करता है। तो अभी हम इतना ही रहने देते हैं, और थैंक यू।